हेलो गाइस, तो यूपी बोर्ड क्लास 10 का चैप्टर नंबर 2 का पार्ट नंबर 2 आ गया है। अगर आप लोग चैप्टर नंबर 2 का पार्ट 1 अगर नहीं देखे हैं तो आप लोग प्ले लिस्ट बनी हुई है साइंस की, जाकर आप लोग ज़रूर देखें प्ले लिस्ट में। ठीक है, तो आइएगा देखिएगा। नोट्स आपका क्या है? अम्लीय वर्षा। अब हेडिंग डालिएगा बच्चों आप लोग क्या? अम्लीय वर्षा। अम्लीय वर्षा क्या? देखिए, वर्षा के जल का पीएच मान 5.6 से कम हो जाता है तो वह अम्लीय वर्षा कहलाती है। ठीक है, अगर अम्लीय वर्षा का पीएच मान 5.6 से कम हो जाएगा तो आपका क्या कहलाएगा? अम्लीय वर्षा कहलाएगा। ठीक है, अब आपका हेडिंग क्या डालिएगा? अम्लीय वर्षा के प्रभाव। अम्लीय वर्षा के क्या क्या प्रभाव होते हैं आइए देख लीजिएगा। हेडिंग आप लोग डाल लीजिएगा अम्लीय वर्षा के प्रभाव। ठीक है, पहला पॉइंट देखिएगा क्या है आपका? अम्लीय वर्षा का जल जब नदी में प्रवाहित होता है तो नदी के जल के पीएच मान कम हो जाता है। ऐसी नदी में जली जीवधारियों की उत्तरजीविता कठिन हो जाती है। ठीक है, अगर जब अम्लीय वर्षा का क्या होगा, जल जब आपका नदियों में जाएगा तो उसमें जो जीव रहेंगे उनको जीवित रहने में क्या होने लगेगी? प्रॉब्लम हो जाएगी। ठीक है, और अगला पॉइंट आपका क्या है? दूसरी पॉइंट, अम्लीय वर्षा के कारण संगमरमर से बना ताजमहल काला पड़ने लगा है क्योंकि कैल्शियम कार्बोनेट वर्षा में उपस्थित अम्ल से क्रिया कर लेता है। देखिए, अम्लीय वर्षा होने के कारण जो आपका संगमरमर से बना हुआ ताजमहल है, जब अम्लीय वर्षा होता है तो उसमें क्या संगमरमर जो आपका किससे बना होता है? कैल्शियम कार्बोनेट का बना होता है। किसका बना होता है? कैल्शियम कार्बोनेट का। जब कैल्शियम कार्बोनेट अम्ल से रिएक्शन करेगा तो वो आपका क्या हो जाएगा? खराब हो जाता है। ठीक है, ये आपका क्या है? कुछ प्रभाव हैं अम्लीय वर्षा होने के। प्रभाव क्या क्या है देखिए, आपको बता दिया गया। ठीक है, आप लोग नोट्स बना लीजिएगा। अब आपका क्या है कि दैनिक जीवन में पीएच का महत्व। हेडिंग डालिएगा बच्चों आप लोग, दैनिक जीवन में पीएच का महत्व। ठीक, महत्व क्या है आइएगा देख लेते हैं। पहला पॉइंट आपका क्या है कि हमारे शरीर का पीएच परास 7.0 से 7.8 के बीच कार्यशील रहता है। ठीक है, हमारे शरीर का जो पीएच परास होता है 7 से 7.8 के बीच कार्यरत रहता है। ठीक, वर्षा के जल का पीएच मान 5.6 से कम हो जाने पर उसे अम्लीय वर्षा कहते हैं। ठीक है, और पॉइंट नंबर 2 क्या है? पौधों को एक विशिष्ट पीएच मान की आवश्यकता होती है। और आप लोग ये भी याद रखिएगा, पौधों को एक विशिष्ट पीएच मान की क्या होती है? आवश्यकता होती है। और अगला पॉइंट यानी पॉइंट नंबर 3 आप लोग क्या लिखी हेडिंग डाल लीजिएगा? पॉइंट नंबर 3, हमारा उदर HCl उत्पन्न करता है। ठीक है, हमारा जो हम लोगों का उदर है जो क्या उत्पन्न करता है? HCl उत्पन्न करता है। यह अम्ल हमारे उदर को हानि पहुँचाए बिना हमारे भोजन के पाचन में सहायता करता है। ठीक है, जो हमारे शरीर में यानी हमारे शरीर के अंदर उदर है वो आपका क्या उत्पन्न करता है? HCl। और हमारे शरीर में जो HCl जो उत्पन्न होता है भोजन को पचाने में क्या करता है? सहायता करता है। और अपच होने पर हमारे उदर में अधिक मात्रा में HCl उत्पन्न हो जाता है। अपच कब होता है? जब हमारे शरीर में उदर में जो है अधिक मात्रा में क्या उत्पन्न हो जाता है? HCl। तब आपका क्या होता है? अपच होता है, जिससे पेट दर्द व जलन का अनुभव होता है। इसे मुक्त होने हेतु एंटासिड जैसे क्षारकों का उपयोग किया जाता है। ठीक है, यानी जब आपके उदर में अम्ल की मात्रा ज़्यादा हो जाएगी और जब ज़्यादा होगी तो जलन होने लगेगा, पेट में दर्द होने लगेगा, उसको दूर करने के लिए एंटासिड जैसे क्षारकों का उपयोग किया जाएगा। ठीक है, और अगला पॉइंट आपका क्या है? मुंह के पीएच मान 5.5 से कम होने पर दांतों का इनेमल संक्षारित हो जाने लगता है। ठीक है, जब आपका मुंह का पीएच मान जो है 5.5 से कम हो जाएगा तो दांत का जो इनेमल होता है वो क्या हो जाने? छीड़ होने लगता है, मतलब गलने लगता है, सड़ने लगता है। ठीक है, और अगला पॉइंट क्या है कि मधुमक्खी का डंक मेथेनॉइक अम्ल छोड़ता है। यानी मधुमक्खी जो होती है उसके डंक में कौन सा एसिड होता है? मेथेनॉइक अम्ल होता है। ठीक है, डंक मारे गए अंग में बेकिंग सोडा जैसे दुर्बल क्षार का उपयोग करके आराम मिलता है। अगर देखिए आपको, जैसे आप मधुमक्खी जहाँ पर आपके शरीर पर डंक मार दे तो वो कौन सा अम्ल छोड़ती है? मेथेनोइक एसिड छोड़ती है। ठीक, डंक से। फिर उसको अगर आपको दर्द को दूर करना हो तो आप कौन सा क्षार का उपयोग करेंगे? बेकिंग सोडा का उपयोग।
किसका उपयोग किया जाएगा? बेकिंग सोडा का उपयोग किया जाएगा। ठीक है, आई होप इतना आपको समझ में आया होगा। और आगे देख लीजिएगा। अब देखिए आपका क्या है, कुछ प्राकृतिक अम्ल। कुछ प्राकृतिक अम्ल, कुछ प्राकृतिक अम्ल कौन कौन से हैं? जैसे कि आपका सिरका। सिरका देखिए, सिरका जो है इसमें कौन सा अम्ल पाया जाता है? एसिटिक एसिड पाया जाता है। ठीक है, सिरके में कौन सा अम्ल पाया जाता है बच्चों? एसिटिक एसिड पाया जाता है। दही, दही की बात करें, दही में कौन सा अम्ल पाया जाता है? लैक्टिक अम्ल पाया जाता है। दही में कौन सा अम्ल पाया जाता है बच्चों? लैक्टिक अम्ल पाया जाता है। और संतरा, संतरा की बात करें, संतरा में कौन सा एसिड पाया जाता है? सिट्रिक एसिड, सिट्रिक अम्ल पाया जाता है। संतरे की बात करें तो संतरे में कौन सा अम्ल पाया जाएगा? सिट्रिक अम्ल पाया जाएगा। ये सब जो है आपके प्राकृतिक अम्ल हैं। ठीक है, नींबू, नींबू देखिए आपका, ये भी आपका क्या है? प्राकृतिक अम्ल। ठीक, इसमें कौन सा एसिड पाया जाता है? सिट्रिक अम्ल पाया जाता है। नींबू में कौन सा अम्ल पाया जाएगा? सिट्रिक अम्ल। ठीक है, और इमली जो है, इमली में कौन सा अम्ल पाया जाएगा? टार्टरिक अम्ल पाया जाएगा। इमली में कौन सा अम्ल पाया जाएगा? टार्टरिक अम्ल पाया जाएगा बच्चों। ठीक है, अगर आप लोग बच्चों को नोट्स बनाएंगे पक्का 100%, 95% साइंस में ला सकते हैं आप लोग। ठीक है, और अगर बात करें चींटी के डंक, चींटी के डंक में बात करें तो कौन सा एसिड पाया जाएगा? मेथनोइक एसिड पाया जाएगा। ये सब आपके क्या है? प्राकृतिक अम्ल के स्रोत हैं। ठीक है, और आगे देखिएगा, अगर आपसे पूछा जाए टमाटर, टमाटर में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो टमाटर में आपका पाया जाता है एक्जेलिक अम्ल। ठीक है, टमाटर में कौन सा अम्ल पाया जाएगा बच्चों? ऑक्जेलिक अम्ल पाया जाएगा। और आपका क्या है? नेटल का डंक, नेटल के डंक में कौन सा अम्ल पाया जाएगा? मेथनोइक एसिड पाया जाएगा। ठीक है, आप लोग नोट्स बनाते चलिएगा बच्चों। ठीक है, आई होप इतना आपको समझ में आया होगा। अब आप लोग हेडिंग क्या डालिएगा? साधारण नमक से बनने वाले पदार्थ। आप लोग हेडिंग डालिए बच्चों। अब आपको हेडिंग क्या डालना है? साधारण नमक से बनने वाले पदार्थ। ठीक है, साधारण नमक का सूत्र क्या होता है? NaCl, NaCl होता है। ठीक है, इससे बनने वाले पदार्थ क्या क्या हैं आइए देखते हैं। तो देख लीजिएगा, हेडिंग डालिएगा सोडियम हाइड्रोक्साइड, NaOH, NaOH हेडिंग क्या डालना है आपको? सोडियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है, इसे कास्टिक सोडा भी कहते हैं। सोडियम हाइड्रोक्साइड को क्या कहा जाता है? कास्टिक सोडा भी कहा जाता है। इसका रासायनिक सूत्र क्या होता है? NaOH होता है। सोडियम हाइड्रोक्साइड का रासायनिक सूत्र क्या होता है? NaOH होता है। ठीक, और देखिए जब हम क्या करते हैं, इसका निर्माण कैसे होगा? सोडियम क्लोराइड, सोडियम क्लोराइड के जलीय विलयन में विद्युत प्रवाहित करने पर यह वियोजित होकर सोडियम हाइड्रोक्साइड उत्पन्न करता है। इसे क्लोर क्षार प्रक्रिया कहते हैं। ठीक है, जब हम सोडियम क्लोराइड के जलीय विलयन में विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं तो सोडियम NaOH का निर्माण होता है। किसका निर्माण होता है? NaOH का निर्माण होता है। ठीक है, और इसे और क्या कहते हैं? क्लोर क्षार प्रक्रिया कहेंगे। ठीक है, सोडियम हाइड्रोक्साइड यानी ये जो आपकी प्रक्रिया है आपकी क्या कहलाएगी? क्लोर क्षार प्रक्रिया कहलाएगी। ठीक है, आई होप इतना आपको समझ में आया होगा। और आगे देखिएगा, जैसे उदाहरण देख लीजिएगा, उदाहरण 2NaCl, 2H2O का जलीय विलयन लिया गया। ठीक है, 2NaCl यानी नमक और जल का क्या लिया गया? विलयन लिया गया, और इसमें क्या किया गया? विद्युत धारा प्रवाहित किया गया। विद्युत धारा जब प्रवाहित किया गया तो आपका बना क्या? 2NaOH प्लस Cl2 और H2 गैस, ये आपकी क्या हो गई? अलग हो गई। ठीक है, अगर आपसे पूछा जाए कि सोडियम हाइड्रोक्साइड के उपयोग बताओ, तो अब हेडिंग डालिएगा आप लोग उपयोग, सोडियम हाइड्रोक्साइड के उपयोग। ठीक है, उपयोग क्या है? बॉक्साइट के धातुकर्म में उपयोग होता है। ठीक है, बॉक्साइट के धातुकर्म में उपयोग किसका उपयोग किया जाता है? सोडियम हाइड्रोक्साइड का। ठीक, अगला पॉइंट क्या है कि पेट्रोलियम के शोधन में उपयोग किया जाता है। सोडियम हाइड्रोक्साइड का उपयोग कहाँ पर किया जाता है? पेट्रोलियम के शोधन में किया जाता है। अगला पॉइंट, प्रयोगशाला अभिकर्मक के रूप में किया जाता है। सोडियम हाइड्रोक्साइड का प्रयोगशाला में अभिकर्मक के रूप में किया जाता है। और चौथा पॉइंट क्या है कि साबुन, कागज, सिल्क उपयोग में किया जाता है। आई होप इतना आपको समझ में आया होगा। ठीक है, यानी सोडियम हाइड्रोक्साइड का निर्माण कैसे किया जाएगा? यानी सोडियम क्लोराइड के जलीय विलयन में जब विद्युत धारा प्रवाहित किया जाएगा तो सोडियम हाइड्रोक्साइड बनेगा। इसके साथ साथ क्लोरीन और हाइड्रोजन गैस क्या हो जाएगी? निकल जाएगी। ठीक है, रिएक्शन भी बता दिया गया और इसका उपयोग भी बताया गया। उपयोग सोडियम हाइड्रोक्साइड का उपयोग कहाँ पर किया जाता है? बॉक्साइट के धातुकर्म में उपयोग किया जाता है, और पेट्रोल के शोधन में किया जाता है, और प्रयोगशाला में अभिकर्मक के रूप में किया जाता है, साबुन, कागज, सिल्क उद्योग में किया जाता है। आई होप इतना आपको समझ में आया होगा। और आइएगा आगे देखते हैं। अब हेडिंग डालिएगा,
इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन, ये आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। विरंजक चूर्ण, देखिए विरंजक चूर्ण, इसका रासायनिक सूत्र क्या होता है, CaCO2, कैल्शियम हाइपोक्लोराइड, ठीक है। विरंजक चूर्ण का रासायनिक सूत्र क्या होता है, CaOCl2 होता है, ठीक। बुझा हुआ चूना, जैसे कि CaOH का ट्वाइस, ये आपका क्या है, बुझा हुआ चूना। और क्या है, क्लोरीन की प्रक्रिया से विरंजक चूर्ण का निर्माण होता है। अगर आपसे पूछा जाए कि विरंजक चूर्ण का निर्माण कैसे होता है, बुझा हुआ चूना और क्लोरीन की प्रक्रिया द्वारा किसका निर्माण होता है, विरंजक चूर्ण का निर्माण होता है। जैसे कि आप लोग उदाहरण देख लीजिएगा, CaOH का ट्वाइस, CaOH का ट्वाइस प्लस Cl2 से जब हम कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के साथ क्लोरीन की क्रिया कराते हैं तो CaOCl2 का निर्माण होता है और आपका क्या बनता है, जल बनता है, ठीक। आई होप इतना आपको समझ में आया होगा। और विरंजक चूर्ण का उपयोग क्या है, आइए देख लीजिएगा। विरंजक चूर्ण का उपयोग पीने वाले जल को जीवाणु मुक्त या रोगाणु मुक्त करने के लिए किया जाता है, ठीक है। और नंबर 2 क्या है कि वस्त्र उद्योग में विरंजक के रूप में, ठीक। और प्रयोगशाला में अभिकर्मक के रूप में किया जाता है। कागज उद्योग में विरंजक के रूप में किया जाता है, ठीक है। यानी इसका उपयोग भी लिख लीजिएगा आपका, क्या कि कैल्शियम हाइपोक्लोराइड का उपयोग कहाँ पर किया जाता है, पीने वाले जल को मुक्त करने के लिए वस्त्र उद्योग में किया जाता है, और प्रयोगशाला में अभिकर्मक के रूप में कागज, और आपका क्या है, कागज उद्योग में किया जाता है। आई होप इतना आपको समझ में आया होगा। बच्चों आप लोग नोट जरूर बनाइएगा, ठीक है। और आगे क्या है, बेकिंग सोडा, हेडिंग डालिएगा बेकिंग सोडा। अब हेडिंग क्या डालिएगा आप लोग, बेकिंग सोडा, ठीक। इससे इसे खाने का सोडा भी कहते हैं, ठीक। बेकिंग सोडा को क्या कहा जाता है, खाने का सोडा भी कहा जाता है। इसका रासायनिक सूत्र क्या होता है, NaCO3 होता है, ठीक है। खाने वाले सोडे का सूत्र क्या होता है, NaCO3 होता है। इसका रासायनिक नाम क्या होता है, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट होता है, ठीक है। बेकिंग सोडा का रासायनिक नाम क्या होता है, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट होता है, ठीक। कच्चे पदार्थों में सोडियम क्लोराइड का उपयोग करके इसका निर्माण किया जाता है। यानी कच्चे पदार्थों में सोडियम क्लोराइड का उपयोग करके किसका निर्माण किया जाता है, यानी बेकिंग सोडा का निर्माण किया जाता है। जैसे कि आपका NaCl प्लस H2O प्लस CO2 प्लस NH3, ठीक। तो आपका किसका निर्माण होगा, NH4Cl, अमोनियम क्लोराइड और आपका क्या है, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट का निर्माण होगा, ये ना बेकिंग सोडा का, NaCO3 का। तो आप लोग उदाहरण भी लिखते चलिएगा, ठीक। अब इसका उपयोग कहाँ पर किया जाएगा, देखिएगा उपयोग, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट का उपयोग यानी बेकिंग सोडा का उपयोग स्वादिष्ट खस्ता पकाने में किया जाता है, और पेट की अम्लता को दूर करने में किया जाता है बेकिंग सोडा का उपयोग, और अग्निशामक यंत्रों में इसका उपयोग किया जाता है, किसका, बेकिंग सोडा का, ठीक। और आपका क्या है कि अगला पॉइंट, सोडा वाटर तथा सोडा युक्त शीतल पेय बनाने में किया जाता है, इसका उपयोग NaCO3 का उपयोग, ठीक। आई होप इतना आपको समझ में आया होगा। आप लोग नोट्स बनाते चलिएगा बच्चों, ठीक है। अब हेडिंग डालिएगा धोने का सोडा या धावन सोडा, हेडिंग आप लोग डालिएगा धावन सोडा। इसका रासायनिक सूत्र क्या होता है, Na2CO3 × 10H2O होता है, ठीक है। धावन सोडा का रासायनिक सूत्र क्या होता है, Na2CO3 × 10H2O होता है। बेकिंग सोडा को गर्म करने पर जो सोडियम कार्बोनेट प्राप्त होता है उनके पुनः क्रिस्टलीकरण से धोने का सोडा प्राप्त किया जाता है या धावन सोडा प्राप्त किया जाता है। जैसे कि उदाहरण के लिए Na2CO3 सोडियम कार्बोनेट, अब इसका मतलब जल से क्रिया कराई जा रही है 10H2O के साथ, तो आपका क्या बनेगा, Na2CO3 × 10H2O का निर्माण होगा। तो आप लोग ये रिएक्शन भी लिख सकते हैं, रिएक्शन लिखेंगे तब भी आपको नंबर पूरा मिलेगा, ठीक है। बेकिंग सोडा यानी धावन सोडा, धावन सोडा का रासायनिक सूत्र क्या होता है, Na2CO3 × 10H2O होता है। इसका निर्माण कैसे होता है, सोडियम कार्बोनेट को जल से क्या किया जाता है, क्रिया कराई जाती है, तो आपका बनता है Na2CO3 × 10H2O का निर्माण होता है, ठीक है। अब देखिएगा उपयोग, धावन सोडा का उपयोग कहाँ पर किया जाता है, तो लिखिएगा यूज ऑफ धावन सोडा, वही ना, धावन सोडा का उपयोग क्या होगा, देखिए इसका उपयोग कांच, साबुन तथा कागज उद्योग में किया जाता है।
और कहाँ पर किया जाएगा? इसका उपयोग घरों में साफ सफाई के लिए किया जाता है धावन सोडा का। और अगला क्या पॉइंट है कि प्रयोगशाला अभिकर्मक के रूप में किया जाता है इसका उपयोग धावन सोडा का। और जल की अस्थायी कठोरता को दूर करने में किया जाता है, किसका? यानी धावन सोडा का उपयोग। आई होप इतना आपको समझ में आया होगा। और अगला पॉइंट, अब आपका अगला पॉइंट हेडिंग डालिएगा बच्चों, प्लास्टर ऑफ पेरिस। अब हेडिंग आपको डालना है प्लास्टर ऑफ पेरिस, ठीक। अब देखिए इसका रासायनिक सूत्र क्या होता है। प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक सूत्र होता है CaSO4 हाफ H2O, ठीक। यानी प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक सूत्र CaSO4 हाफ H2O होता है। जिप्सम को 373 केल्विन पर गर्म करने पर यह जल के अणुओं को त्याग कर कैल्शियम सल्फेट अर्धहाइड्रेट हेमीहाइड्रेट बनाता है। इसे प्लास्टर ऑफ पेरिस कहते हैं, ठीक। उदाहरण के लिए देख लीजिएगा, CaSO4 हाफ H2O प्लस 1/2 H2O इक्वल आपका क्या बनेगा? देखिएगा CaSO4 2H2O, जिप्सम का निर्माण हो, ठीक। और उपयोग देखिएगा, प्लास्टर ऑफ पेरिस का उपयोग कहाँ पर किया जाएगा? भवन निर्माण में किया जाता है और दंत चिकित्सा में किया जाता है प्लास्टर ऑफ पेरिस का उपयोग। अगला पॉइंट है कि मूर्तियां आदि सजावटी सामानों को बनाने में किया जाता है। अगला पॉइंट क्या है कि टूटी हुई हड्डियों को जोड़ने में प्लास्टर ऑफ पेरिस का उपयोग किया जाता है। आई होप इतना आपको समझ में आया होगा। तो साथियों, यानी चैप्टर नंबर 2 आपका क्या हो गया? समाप्त हो गया। अगर आप लोग चैप्टर नंबर 1 का पहला पार्ट अगर नहीं देखे हैं तो आप लोग ज़रूर जाकर देखें, प्लेलिस्ट बनी हुई है, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। अब मिलते हैं अगले वीडियो में। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें।